अब्बा किसी तरह मांग तांग कर 2 रोटियां और बचा हुआ खाना ले आते। वही रात गुजारने के लिए काफ़ी था। खैर, मुझे शादी के फ़ौरन बाद पता चला कि माँ बनने वाली हूँ। वो कम उम्र बच्ची बोलती जा रही थी। मैंने कई मुलाकातों में उसकी दास्तान हयात को सुना और सोचा कि इस क़ारीन तक पहुँचाऊँ। ज़हनो दिल पर बोझ सा है। इसकी कहानी उसकी ज़बानी बयान कर रही हूँ। मेरी माँ का जवानी में इंतकाल हो गया। अब्बू मुझे बोझ समझने लगे। भाई कोई था नहीं। मुझे एक दरमियानी उम्र के रक्षा वाले से ब्याह दिया गया। मेरे तो गलियों में सहेलियों के हमरा खेलने के दिन थे। जब मुझे मालूम हुआ कि अब खाना भी पकेगा और मठियाई भी आएगी तो पेट भरने और नया जोड़ा मिलने के तसव्वुर से बेहद खुश हुई और खुशी खुशी चंद दिन पेट भर कर खाना खाया। मेरे मेके में तो गुर्बत का राज था। अब किसी तरह मांग तांग कर 2 रोटियां और बचा हुआ खाना ले आते। वही रात गुजारने के लिए काफ़ी था। खैर, मुझे शादी के फ़ौरन बाद पता चला कि माँ बनने वाली हूँ। शौहर का रक्षा ख़राब हो गया और वो घर बैठ गए। अब जब कि मेरी तलब खुराक बढ़ती तो मैं रोटियों के टुकड़ों में से ताज़ा टुकड़ा निकाल कर खाती। कुछ हमदर्द लोगों पड़ोसियों को मालूम हुआ तो वो खाने की चीज़ें और दूध दिए जाते। जो रक्षा में से बचत होती किराया मकान दे देते। किराया मकान ना देते तो मालिक मकान सामान बाहर फेंकने की धमकियां देता। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। मेरे दुखों में इजाफा हुआ और मैंने कई बार मरने के बारे में सोचा। सोच सोच कर ज़हन मौफ हुआ जाता कि कैसे गुजारा करूं। अभी एक बच्चे का बोझ नहीं संभाला जा रहा था कि दूसरी बच्ची पैदा हो गई, जिसे मेरे एक बेऔलाद रिश्तेदार ने गोद ले लिया। रातों को उठकर मैं तड़पती और रोती, खुद से बातें करके खुद ही सो जाती कि चलो बच्ची दूध पीती होगी, आराम से रह रही होगी। परवरिश में मैंने क्या करनी थी, मुझे खुद कौन सा कोई अक्ल समझ थी। माँ की ममता को सुला देती। फाकों पर फाके होने लगे। मेरे दिन मांग तांग कर गुजरने लगे। रक्षा कभी ख़राब होता और कभी ठीक हो जाता। मैं मायूस नहीं हुई और दुआ करती रही। गुर्बत और मायूसी के साए और गहरे हो गए। चंद आप जैसे लोगों ने समझाया, तुम्हारा ससुराल कराची में है, तुम कराची से चली जाओ, वहाँ कारोबार भी मिलेगा और कराची का दूध कपड़ा भी। मुल्तान में जितने मुखय्यर हजरात हैं उनको अब मैं कैसे कहूँ कि मेरे घर में एक चिराग और जलने वाला है। खैर, मैं फिर से उम्मीद से थी। उसके हालात जानने के बाद मैंने और दोस्तों से वहीं बैठे सोचा कि इनको कोई ये बताने वाला नहीं कि तुम्हें बहुत से लोग पनाह देते, घर भी रहने को देते। लेकिन अब ये जो फैमिली में इजाफा दर इजाफा हो रहा है, इसके ज़िम्मेदार लोग हैं, डॉक्टर्स हैं या तुम और तुम्हारा मियाँ। वो रोने लगी। मुझसे जो बन सका करती रही, तसल्लियाँ भी देती रही और मिलने वालियाँ भी समझाती रहीं कि आप ख़ानदानी मनसूबा बंदी पर अमल करें। वो कहती, मैंने सुना था कि जो रूह इस दुनिया में आती है खुदा उसके खाने और परवरिश की ज़िम्मेदारी भी ले लेता है। लेकिन मैंने अपने हालात का ज़िम्मेदार किसे ठहराऊँ। बहुत ही दर्दनाक बातें ने सुनाई। सुनने वाले दिल थाम कर रह जाते। नींद तो रात को यूं भी नहीं आती। हम जैसे हसास लोग पता नहीं क्या क्या तवक्कुआत रखते हैं। कई तरह के ख्यालात ज़हन में आते हैं, ये कर दें वो कर दें। मुझ हकीर से जो बन सका सो क्या, मगर उसे तो दुआएं भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, दूध, अच्छी और ग़िज़ा सब चाहिए। कुछ सोच कर मैंने उसे कहा, मैं तुम्हें यहाँ की मशहूर रज़ामंद लेडीज़ क्लब, जो बहुत दर्दमंदिल है और नाम बेगम फ़र्ख मुख्तार साहबा, उनके पास ले जाती हूँ। तुम 1-2 साल तक, जब बेटा बड़ा नहीं हो जाता, उनके सरपरस्ती में रहो। वहाँ सब तरह की पनाह मिलेगी। शौहर आपके किसी सराय में रह लें। इसी तरह मेरी कुछ दोस्त और अजीज़ भी रखने को तैयार हैं।
अचानक उसके आंसू बंद हो गए और कहानी भी ख़त्म हो गई। हमने सोचा किसी का सर्वेंट क्वार्टर खाली हो तो उसे वहीं जगह दिलवा देते हैं। वो बिल्कुल खामोश थी। हम समझे राज़ी हो गई है। वो दिन और आज का दिन वो लेडीज़ पार्क में कभी नहीं आई। बस मेरे पास उसका फ़ोन नंबर मौजूद है। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि उसके मसाइल कम हो जाएं, लेकिन उसके लिए दिल बेचैन रहता है। आप लोग मुझे बताएं कि दर्द दिल क्या करूँ। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके।